गुड मॉर्निंग बच्चों। माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में मैं चंदा जोशी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज विजयनगर से आपको कक्षा 10 विज्ञान विषय के अंतर्गत धातु और अधातु पाठ को आज पढ़ाऊंगी। हमारे चारों ओर कई प्रकार के पदार्थ हैं। मेज, कुर्सी, टेबल, ये सारी चीज़ें पदार्थ कहलाती हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जो कि स्थान घेरते हैं और जिसमें कि द्रव्यमान होता है। और ये पदार्थ बने रहते हैं सूक्ष्मतम कणों के, जिन्हें कि हम कहते हैं तत्व। और इन तत्वों को पढ़ने के लिए हमें इनके भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर इनको 3 भागों में बांटा है: धातु, अधातु और उपधातु। धातु वे पदार्थ हैं जो कि ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, जिसमें तन्यता का गुण होता है। जो अधातवर्धनी होते हैं, जिनको पीट करके लंबी चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जिनको इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या करते हैं कि धन आयन बनाने की प्रवृत्ति ये रखते हैं, इसलिए इनको विद्युत धनात्मक भी कहा जाता है। धातुएं अधातवर्धनी होती हैं। अधातवर्धनी अर्थात इनको पीट करके लंबी लंबी चादरों के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इनमें तन्यता का भी गुण पाया जाता है। उदाहरण के लिए जो धातु हैं उसमें एल्युमिनियम, कॉपर, उत्कृष्ट धातुएं जिसमें कि सोना, चांदी और प्लेटिनम आता है। उत्कृष्ट धातुएं उन धातुओं को कहते हैं जो कि बहुत कम क्रियाशील हैं, यानी कि उत्कृष्ट गैसों के समान ये व्यवहार करती हैं। दूसरा है हमारी क्षारीय धातुएं, जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। और क्षारीय मृदा धातुएं मैग्नीशियम और कैल्शियम है। इसमें इन ज्ञात तत्वों में सबसे अधिक संख्या धातुओं की है, जो कि सबसे अधिक आज तक प्राप्त तत्वों के अंतर्गत आते हैं। धातुओं के भौतिक गुण कहते हैं जिनको कि हम देखकर और छू करके बता सकते हैं। सबसे पहला गुण है धात्विक चमक। कोई भी धातु जो होती है उसमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है, जिसके के कारण वो धातु हमें चमकीली या चमकती हुई प्रतीत होती है। चमकदार इनको बनाने के लिए और अधिक इनमें पॉलिश कर दी जाती है। सोना, चांदी और कॉपर, ये सारी हमारी धातुएं हैं जिसमें धात्विक चमक के कारण ये हमें चमकती हुई प्रतीत होती है। अपवाद के रूप में आयोडीन और ग्रेफाइट अधातुएं हैं जो कि चमकीली दिखाई देती हैं। जो ग्रेफाइट है ये हमारी पेंसिल के अंदर दिखता है। आपने देखा होगा जब जब आप इससे लिखते हो तो इसमें जो लिखाई में आती है चमक सी आती है। अगला इसका गुण है विद्युत तथा ऊष्मा की सुचालकता। विद्युत यानी कि लाइट और ऊष्मा यानी कि गर्मी सुचालक कहते हैं, जिनसे कि होकर ऊष्मा आसानी से प्रवाहित हो सकती है। तो अधिकांश धातुएं जो हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, अर्थात सुगमता से विद्युत तथा ऊष्मा को अपने अंदर प्रवाहित करने देती हैं। इसका कारण क्या है? इसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन, जिसके के कारण ये ऊष्मा की सुचालक है। उदाहरण के लिए हमारा चांदी है, तांबा है, ये ऊष्मा के सर्वश्रेष्ठ सुचालक हैं, यानी कि ये सबसे अधिक इसमें आसानी से सबसे अधिक ऊष्मा इसमें प्रवाहित होती है। इसीलिए चांदी और तांबा जो है इसके तार बनाए जाते हैं। तत्वों की विद्युत चालकता का जो क्रम है उसमें सबसे अधिक हमारा चांदी, उसके बाद कॉपर, उसके बाद एल्युमिनियम है। इसीलिए इसमें विद्युत के संचालन के लिए कॉपर तथा एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग किया जाता है। अपवाद के रूप में जो टंगस्टन है और लेड तथा मरकरी हैं, जिसमें कि चालकता अधिक होती है। विद्युत तारें कॉपर और सिल्वर की बनाई जाती हैं, जिनसे कि इसमें आसानी से विद्युत प्रवाहित होती है। अगला गुण है धातु का अधातवर्धनीयता। अधातवर्धनीयता उस गुण को कहते हैं कि जब हम धातु को पीट करके चादरों के रूप में इसको क्या करते हैं, परिवर्तित किया जा सकता है। यानी धातु जो है बिना टूटे हुए चादरों के रूप में परिवर्तित करी जा सकती है। धातुओं के इस गुण को अधातवर्धनीयता कहते हैं। जैसे जो चांदी है और सोना है, इसमें सबसे अधिक अधातवर्धनीय है, अर्थात जो सोने इसको पीट करके सोने के तारों को पीट करके 0.0001 मिलीमीटर की कम मोटाई की चादर को बनाया जा सकता है। इसी तरह से कॉपर भी अत्यधिक अधातवर्धनीय धातुएं हैं। इसी गुण के कारण एल्युमिनियम पत्रक जिसमें कि हम खाने को लपेटते हैं उसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसको एल्युमिनियम को आसानी से चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं का अगला गुण है तन्यता। तन्यता कहते हैं कि जब किसी धातु को खींचकर हम लंबे तार के रूप में परिवर्तित कर लें या उससे महीन महीन तार हम बना लें, उस गुण को धातु का तन्यता का गुण किया जा सकता है। तन्यता का गुण सोने में बहुत अधिक है। लगभग 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबे तार को खींचा जा सकता है। इसी तरह से
चांदी से इन सबसे अत्यधिक सूक्ष्म तारों के रूप में इनको किया जाता है। टंगस्टन के तारों का प्रयोग जो विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। अपवाद के रूप में जिंक है, मरकरी है और गैलीनियम है, जिसमें तन्यता का गुण नहीं पाया जाता। कठोरता यानी कि किसी भी धातु को जब हम छूते हैं तो छूने से ही हमें ये कैसी प्रतीत होती है, कठोर प्रतीत होती है। एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है, ये सब क्या है, धातुएं कठोर हैं। अपवाद के रूप में सोडियम धातु होते हुए इतनी मुलायम है जैसे कि रबर होता है। रबर को हम आसानी से छू करके मुलायम उसके गुण का अंदाज लगा सकते हैं। इसी तरह से पोटेशियम है, ये मृदु धातु के अंतर्गत आती है। और हमारा पारा जो है वो द्रव धातु है लेकिन उसमें कठोरता नहीं पाई जाती और वो द्रव के रूप में पाया जाता है। गलनांक और क्वथनांक। गलनांक कहते हैं जिस ताप पर भी कोई द्रव के रूप में बदलता है, जो पदार्थ है वो द्रव के रूप में बदलता है, उसे हम उस तत्व का गलनांक कहते हैं। तो ये जो वो ताप है जिस पर कोई धातु अपनी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, यह उसका गलनांक है। जबकि क्वथनांक वह ताप है जिस ताप पर भी कोई भी पदार्थ वाष्प के रूप में बदलता है, उसको हम कहते हैं क्वथनांक। जैसे आयरन है, इसका गलनांक जो है 1535 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि इनका गलनांक जो धातु है उनका बहुत अधिक होता है। इसी तरह से कॉपर जो है इसका गलनांक है 1038 डिग्री सेल्सियस, यानी इस ताप पर ये धातुएं द्रव के रूप में परिवर्तित होंगी। जबकि अपवाद के रूप में सोडियम धातु है, पोटेशियम भी धातु है, इनका गलनांक सोडियम का 98 डिग्री सेल्सियस है और जबकि पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस है। इसके अतिरिक्त जो गैलीनियम है, सीजियम है, इनके गलनांक भी बहुत कम होते हैं, जिसमें 30 डिग्री और 28 डिग्री। जबकि क्या है कि जो धातु हैं उनके गलनांक और क्वथनांक अधिक होते हैं। घनत्व। लगभग सभी जितनी भी हमारी धातुएं हैं इनके घनत्व उच्च होते हैं, अर्थात ये भारी होती हैं। जैसे सोना, सिल्वर आदि के घनत्व उच्च हैं। जैसे कि सोने का घनत्व है 19.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर और एल्युमिनियम का है 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होने के कारण जो धातुएं होती भारी होती। आपने हमेशा आभास किया होगा कि अगर किसी भी धातु को हम हाथ में लेते हैं तो वो हमें भारी भी प्रतीत होती है, वह उसके घनत्व के कारण। कुछ धातुएं ऐसी हैं जिसमें कि सोडियम और पोटेशियम है, इनका जो घनत्व है वो बहुत कम होता है। भंगुरता कहते हैं अगर किसी भी चीज को हम किसी चीज से पीटे तो वो चूरा में परिवर्तित हो जाए, तो धातु में ये भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता। जो धातुएं क्या होती है, कठोर होती है, इसलिए इनको पीट करके हम चूरे के, आपने देखा होगा अगर हम चौक को पीटे तो वो चूरा हो जाता है, जबकि जो धातुएं हैं वो भंगुर नहीं होती, जिस कारण में भंगुरता नहीं पाया जाता है। अपवाद के रूप पर जिंक है, जो ये जिंक है इसको अगर हम पीटें तो ये चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। किसी भी धातु में एक ध्वनि उत्पन्न करने का गुण पाया जाता है, तो इसमें ये ध्वनि जो उत्पन्न करने का गुण है ये धातु में पाया जाता है। अगर इनको धातुओं को हथौड़े से पीटें तो इसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे कि कहते हैं धात्विक ध्वनि। आपने देखा होगा कि स्कूल में जो घंटा होता है वो धातु का बना रहता है और उसको लकड़ी के हैंडल से जब उसमें पीटा जाता है तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला गुण है धातुओं का विलेयता। विलेयता कहते हैं किसी भी द्रव में जब किसी भी धातु को घोल लिया जाता है तो वो उसका विलेयता का गुण है। सामान्यतः धातुएं द्रव विलायकों में विलय नहीं होती, ये विलय नहीं होती क्योंकि ये ठोस अवस्था में पाई जाती है। कोई भी पदार्थ जब ठोस अवस्था में पाया जाता है तो वो विलय नहीं होता, तो इसमें ये किसी भी विलायक में विलय नहीं होती। धातुओं के रासायनिक गुण, ये थे धातु के भौतिक गुण, और अब हम जानेंगे इनके रासायनिक गुण। रासायनिक गुण उन गुणों को कहते हैं जब किसी भी पदार्थ की हम किसी रासायन से अभिक्रिया कराते हैं तो वो उसका रासायनिक गुण कहलाता है। तो विभिन्न रासायनिक गुण धातुएं प्रदर्शित करती हैं। धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, तो जब भी धातुएं वायु में इनका दहन किया जाता है तो ये उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्साइड में बदल देती हैं। तो जब धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो धातु का ऑक्साइड बना देती है। तो इस प्रकार से जो बनने वाले ऑक्साइड हैं उनके जली विलयन धातुओं के ऑक्साइड के जली विलयन क्षारीय होते हैं। क्षारीय प्रकृति होने के कारण इनकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, लाल लिटमस पेपर को अगर हम इस विलयन में डुबाएंगे तो ये उसको नीला कर देगा, जबकि तथा नीले लिटमस पेपर पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
जैसे यहाँ पर धातु की जगह अगर हम Mg लें, मैग्नीशियम लें, तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके इसका ऑक्साइड बना देगी, जिसे कि कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। और ये क्रिया धातु को क्या करने पर, गर्म करने पर होती है। धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, यानी कि पानी के साथ इनकी धातुओं की क्रियाशीलता के अनुसार धातुएं जल के साथ भिन्न भिन्न प्रकार से अभिक्रिया करती हैं। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं और ऑक्साइड तथा धातु का ऑक्साइड अथवा धातु का हाइड्रोक्साइड निर्मित करती हैं। जैसे अगर हम धातु की जगह लिए M और इसने पानी के साथ अभिक्रिया कराई तो ये धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगी, हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगी, साथ ही साथ इसमें ऊष्मा निकलेगी। अगर हम इस धातु की जगह में यहाँ पर सोडियम लें तो सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया करके बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और निकलेगी हाइड्रोजन गैस और हमारी क्या निकलेगी, ऊष्मा। यहाँ पर देखिए सोडियम के साथ हाइड्रोजन की सोडियम हाइड्राइड बना और सामान्यतः धातुएं हाइड्रोजन से क्रियाशीलता नहीं दर्शाती, परंतु कुछ क्रियाशील धातुएं जैसे क्रियाशील यानी कि जो बहुत ज्यादा अभिक्रिया करती हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, ये हाइड्रोजन के साथ संयोग करके एक लवण बनाती हैं जो कि क्या है, सोडियम हाइड्राइड कहा जाता है। ये सामान्य ठोस यौगिक है और हाइड्राइड का निर्माण करते हैं। सोडियम ने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करी तो इसका क्या बना दिया, हाइड्राइड। ये अभिक्रिया कब होती है, जब धातुएं हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। तनु अम्लों के साथ, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तनु अम्ल और दूसरा होता है कंसंट्रेट अम्ल। इनके साथ धातुएं अलग अलग प्रकार से अभिक्रियाएं देती हैं। अगर जब हम धातुओं की तनु अम्लों के साथ अभिक्रिया कराएं, यानी जब करते हैं तो ये बनाती धातु लवण बना देती है और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस, यानी धातु तनु अम्लों के साथ डाइल्यूट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके धातु का लवण और हाइड्रोजन बनाती है। यहाँ पर हमने तनु अम्ल के रूप में लिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब धातु अभिक्रिया करेगी तो ये लवण बनाई, जैसे धातु क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। यदि इस धातु की जगह हमने सोडियम ले लिया तो सोडियम HCl से अभिक्रिया करके बनाएगा सोडियम क्लोराइड, वही लवण जो हम भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं, और यह हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बना देगा मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातुओं की तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर जो धातु सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस निर्मित करती है। धातु हाइड्रोजन सल्फेट, इसने धातु सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस निकली। यहाँ पर हम धातु की जगह में अगर सोडियम ले लें तो सोडियम ने H2SO4 के साथ यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बना देगा, धातु का सल्फेट, यानी किसका सल्फेट, सोडियम का सल्फेट NaSO4 और H2। इसी तरह से और के एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करके एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस और हाइड्रोजन गैस निकले। इसी जगह आप और कोई भी ले लें कि कॉपर ले लें और सिल्वर ले लें, तो इसी तरह से ये जो कॉपर और सिल्वर के साथ ये H2SO4 के एक्वस यानी कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होती, कोई अभिक्रिया नहीं देता। लेकिन यदि कॉपर, मरकरी तथा सिल्वर आदि शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये डाइल्यूट के साथ ये कोई अभिक्रिया नहीं देते, लेकिन इसकी जगह हम कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं तो ये क्या बना देते हैं, कॉपर सल्फेट, जबकि इससे पहले ये किसके साथ अभिक्रिया नहीं करते कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, लेकिन कंसंट्रेट के साथ ये अभिक्रिया करके कॉपर सल्फेट और पानी और सल्फर डाइऑक्साइड बना देते हैं। जबकि इससे पहले यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यानी कि किसके साथ, तनु अम्लों के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है, जबकि कंसंट्रेट के साथ जब अभिक्रिया कॉपर करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है। धातुओं की तनु नाइट्रिक अम्ल यानी HNO3 के साथ अभिक्रिया, जब मैग्नीज तथा मैग्नीशियम धातुओं की अभिक्रिया तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ होती है तो धातु नाइट्रेट और हाइड्रोजन गैस निर्मित करते हैं। यहाँ पर हमारी Mg यानी मैग्नीशियम नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो क्या बन गया, मैग्नीशियम नाइट्रेट MgNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से मैग्नीज Mn, इसने नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करी तो मैग्नीशियम नाइट्रेट MnNO3 का होल ट्वाइस प्लस हाइड्रोजन गैस। धातुओं की लवण विलयनों के साथ अभिक्रिया, जब किसी
कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से अधिक सक्रिय धातु के डाला जाता है तो अधिक सक्रिय धातु अपने कम सक्रिय धातु के लवण के विलयन से कम सक्रिय धातु के विलयन को क्या कर देती है, विस्थापित करती है और स्वयं उसका स्थान लेकर अधिक सक्रिय धातु के लवण के विलयन में परिवर्तित हो जाती है। जैसे कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की छड़ को जब डालने पर ये कॉपर सल्फेट के विलयन से जिंक धातु क्या हो जाएगी, विस्थापित कर देते, जिंक धातु अलग हो जाएगी करके जिंक सल्फेट बन जाएगा। लवण का विलयन बनाती है और विलयन का नीला रंग हल्के नीले रंग में ये परिवर्तित हो जाता है। जिंक की छड़ तथा कॉपर भूरे अवशेष के रूप में अवशेषित हो जाता है। जैसे कॉपर सल्फेट, इसने जिंक के साथ अभिक्रिया करी तो ये इसका कॉपर का विस्थापन हो गया, कॉपर की जगह में जिंक आ गया, ये जिंक सल्फेट हो गया और कॉपर का विस्थापन हो गया। इससे यह सिद्ध होता है कि जिंक कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। जो जिंक है कॉपर की अधिक अभिक्रियाशील किसे कहेंगे, क्योंकि इसने यहाँ पर से कॉपर को विस्थापित कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह ले ली, इसलिए ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसी तरह से आयरन सल्फेट और जिंक की अभिक्रिया करी तो इसने विस्थापन अभिक्रिया करी, जिंक ने Fe की जगह ले ली तो ये बन गया ZnSO4 और यहाँ आयरन हमारा विस्थापित हो गया। इसी तरह सिल्वर नाइट्रेट की कॉपर के साथ अभिक्रिया हुई, इसने विस्थापन की अभिक्रिया करी, कॉपर की जगह Ag की जगह कॉपर आ गया और ये हमारा बन गया कॉपर नाइट्रेट और सिल्वर। धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करने पर धातुओं की जो अभिक्रिया होती है इससे भी क्या है, लवण बनता है। इससे अभिक्रिया होने पर तो धात्विक क्लोराइडों का निर्माण होता है। ये धात्विक क्लोराइड किसे कहा, यहाँ पर ये धातु है और ये क्लोरीन है, इसलिए इसके साथ NaCl मिल गया तो इसने बना दिया सोडियम क्लोराइड। तो जब धातु सोडियम की किसके साथ, क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करी, अभिक्रिया करने के पश्चात सोडियम क्लोराइड बना, ये क्या है, लवण, जो कि हम खाने में प्रयोग में लाते हैं। तो ये धात्विक लवण इसे क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर ये धातु है इसलिए ये धात्विक लवण है। अगर इसी की जगह हमने माना कि हमारा कोई भी धातु इस M की जगह मान लिया कैल्शियम ले लिया तो यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, मैग्नीशियम लिया तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेंगे, इसी तरह से ये अभिक्रियाएं देगा। धातुओं की क्रियाशीलता की श्रेणी, यानी कि किस क्रम में धातुएं क्रिया करती हैं। धातुओं की अधिकांश रासायनिक गुण उनकी विद्युत धनात्मक प्रकृति के कारण, विद्युत धनात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग आसानी से कर देते हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉन त्यागने की अधिक प्रवृत्ति होने के कारण धातुओं की क्रियाशीलता अधिक होगी। जो जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उसकी अभिक्रियाशीलता उतनी अधिक होगी। धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात धनायन बनाते हैं। माना हमारा कोई धातु है M, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया और इसने धनायन बनाते। अगर हम इसकी रासायनिक क्रियाशीलता देखें तो अगर हम हाइड्रोजन से ऊपर जितनी भी हमारी धातुएं हैं वो सब क्या है, क्रियाशील हैं, और सबसे ऊपर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम ये सबसे अधिक क्रियाशील हैं, ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील हैं, बहुत ज़्यादा अभिक्रिया करती हैं। जबकि हाइड्रोजन से नीचे जो धातुएं हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड ये कम क्रियाशील हैं। गोल्ड और सिल्वर तो ये बहुत कम क्रियाशील हैं क्योंकि इनके आभूषण बनते हैं ना, अगर ये क्रियाशील होती हैं तो पानी के साथ अभिक्रिया कर लेती, ऑक्सीजन के साथ हो जाती और खत्म हो जाती, तो इनकी अभिक्रियाशीलता कम है किसकी अपेक्षा, सोडियम और पोटेशियम की अपेक्षा, ये सारी बहुत अभिक्रियाशील है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पर लेकर के हम देखते हैं जितने भी इससे ऊपर हैं, हाइड्रोजन क्या है, ये धनायन बनाने की भी प्रवृत्ति रखता है और ऋणायन बनाने की। इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 है। अगर ये एक धातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, धातुएं तथा क्लोरीन की अभिक्रिया से आयनिक क्लोराइड निर्माण होता है, निर्मित होते हैं। धात्विक क्लोराइडों का निर्माण धातु परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने से निर्मित होता है तथा धनायन तथा क्लोरीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से निर्मित ऋण आयन के मध्य परस्पर आकर्षण के द्वारा होता है। देखिए यहाँ पर ये सोडियम है, क्लोरीन है। सोडियम हमारी धातु है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति है, क्लोरीन हमारी अधातु है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। तो जब धातु और अधातु यानी क्लोरीन हमारी अधातु है, सोडियम हमारा धातु है, आपस में अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम क्लोराइड बनेगा। इसी तरह से अगर हम इसकी जगह में कैल्शियम ले लें, कैल्शियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके धात्विक क्लोराइड यानी कि कैल्शियम क्लोराइड बना देगा। इसी तरह से मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम क्लोराइड बना देगा।
अगला गुण है धातुओं का, धातुओं की अभिक्रियाशीलता की श्रेणी, यानी कि किस तरह से कौन सी धातु अधिक क्रियाशील है और कौन सी कम क्रियाशील है। धातु के अधिकांश रासायनिक गुण उनकी विद्युत धनात्मक प्रकृति के कारण होते हैं। विद्युत धनात्मक प्रकृति यानी कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति के कारण होते हैं। धातु की क्रियाशीलता अधिक होती है क्योंकि ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं। माना ये कोई हमारी धातु है इसने एक अपना बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन त्यागा और ये क्या बना देता है, धन आयन। अगर हम इसकी रासायनिक क्रियाशीलता की श्रेणी को देखें तो उत्कृष्ट धातुएं वो धातुएं जो कि उत्कृष्ट गैसों के समान व्यवहार करती हैं, यानी कि इसमें आता है हमारा गोल्ड और प्लेटिनम। ये धातुएं देखो उत्कृष्ट धातुएं, यानी कि ये ना तो पानी से अभिक्रिया करती हैं ना किसी गैस से अभिक्रिया करती हैं, और इसी कारण इनके क्या है, आभूषण बनाए जाते हैं। वरना क्या होता है कि हमारे आभूषण किससे, पानी से अभिक्रिया कर लेते और गैस से अभिक्रिया कर लेते। तो अगर हाइड्रोजन के परिप्रेक्ष्य में इसको हम देखा जाए तो हाइड्रोजन से जितने भी ऊपर है, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जो कि दोनों प्रवृत्ति रखता है, धनायन बनाने की भी और ऋणायन बनाने की भी। तो अगर इससे ऊपर को देखें तो पोटेशियम सोडियम सबसे अभिक्रियाशील है, पोटेशियम इसकी क्रियाशीलता सबसे अधिक है, और सबसे कम क्रियाशीलता है गोल्ड की, क्योंकि ये हाइड्रोजन से सबसे नीचे से, इससे ऊपर है हमारा सिल्वर है। तो अभिक्रियाशीलता में की श्रेणी में हाइड्रोजन की अपेक्षा ये सारी धातुएं जो है अधिक क्रियाशील है, और जबकि जैसे जैसे हम नीचे आते जाते हैं इनकी क्रियाशीलता खत्म होती जाती है। बच्चों अब हम पाठ के द्वितीय भाग में आते हैं, अधातु। वे सारे गुण जो कि धातुओं में पाए जाते हैं वो अधातुओं में नहीं पाए जाते, यानी कि इस ऊष्मा की सुचालक नहीं होती, विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं, तन्यता का इसमें गुण नहीं पाया जाता, और धातुएं जो हैं वो ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। ऋण आयन यानी कि वो दूसरे तत्व से एक इलेक्ट्रॉन को या दो इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं, ग्रहण करती हैं। तो जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो वो ऋण आयन बनाता है। धातुओं के इस गुण को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास जो अधातु हैं, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, जितनी भी गैसें हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं, अधातु के अंतर्गत आती हैं। और ज्ञात तत्वों में से धातुओं की जो संख्या है वह अधातुओं की संख्या 22, जिसमें से 6 अक्रिय गैसें भी सम्मिलित हैं। अक्रिय गैसें जो कि क्रियाशील नहीं है। अत्यधिक छोटे आकार का होने के कारण हाइड्रोजन धनायन भी बनाता है, हाइड्रोजन ऋणायन भी बनाता है। धनायन कैसे बनाता है, अपने बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। ऋणायन कैसे बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके। तो ये ऋणायन और धनायन की प्रवृत्ति भी रखता है, लेकिन इसमें वो गुण नहीं पाया जाता जो अधातुवर्धनीयता, यानी कि इसको चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, धात्विक चमक नहीं पाई जाती। लेकिन जो हाइड्रोजन है वो हमारा धातु भी के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है और अधातु के अंतर्गत भी शामिल किया। अधातुओं के जो भौतिक गुण है, भौतिक गुण धात्विक चमक, कोई विशेष प्रकार की इसमें चमक नहीं होती है, कोई अधातु में चमक नहीं पाई जाती, जैसे सल्फर है, फास्फोरस है, दोनों अधातुओं में कोई चमक नहीं पाई जाती, अर्थात ये मलिन होती, यानी कि इनमें तेज नहीं पाया जाता जैसा कि धातु में पाया जाता। लेकिन ग्रेफाइट और आयोडीन ये ऐसी हैं जिसमें कि चमकदार धातुएं होती हैं और चमकीली होती हैं, लेकिन अधिकांश अधातु में धात्विक चमक नहीं पाई जाती। विद्युत तथा ऊष्मा की अचालकता, यानी अचालक यानी कि अपने में से होकर अधातुएं विद्युत को और ऊष्मा को जाने नहीं देती। फास्फोरस, सल्फर ये अधातुएं दोनों के ही द्वारा विद्युत तथा ऊष्मा का चालन नहीं किया जा सकता, यानी कि विद्युत और ऊष्मा इसमें से होकर के नहीं जा सकती। लेकिन कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट है, ये विद्युत का चालक है। ग्रेफाइट वो ग्रेफाइट जो कि पेंसिल के अंतर्गत निडल के रूप में पाया जाता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण ये विद्युत का चालक है, यानी कि अधातु में ग्रेफाइट एक ऐसा अधातु है जो कि विद्युत का चालन करता है, जिससे होकर के विद्युत गुजर सकती है। बाकी किसी भी अधातु में विद्युत का चालन नहीं होता। भंगुरता, भंगुरता देखो, इससे पहले मैंने आपको बताया था धातुओं में भंगुरता का गुण नहीं पाया जाता, लेकिन अधिकांश जो ठोस अधातु हैं ये इनको पीटने पर चादरों में परिवर्तित नहीं होती, और ना ही ये क्रिस्टल के रूप में ये एक भंगुर होती हैं, अर्थात इनको हथौड़े से पीटने पर ये महीन महीन चूर्ण में परिवर्तित हो जाती हैं। सल्फर है, फास्फोरस है, ये अधातु भंगुर होती हैं, यानी कि छोटे छोटे उसमें टूट जाती हैं।
तन्यता, अतन्यता यानी कि तन्यता का गुण इसमें नहीं पाया जाता। खींचकर अधातुओं को तार के रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इनकी भंगुर प्रवृत्ति के होने के कारण, यानी ये हथौड़े से पीटने पर चूरे हो जाती हैं, तो इसलिए इनको तार के रूप में खींचा नहीं जा सकता। अधातुएं जो हैं वो कठोरता, अधिकांश ठोस अधातुएं जैसे जिसमें कि ये सल्फर है, फास्फोरस है, मृदु हैं, जबकि कुछ इसमें से क्या होती है, कठोर होती हैं। अपवाद के रूप में हमारा कार्बन है, का अपरूप जो है हीरा, ये सर्वाधिक कठोर है, जबकि क्या है, अधातु है, लेकिन सबसे ज्यादा कठोर ये धातु से भी अधिक कठोर ये होता है। गलनांक व कथनांक, गलनांक जिस ताप पर कोई भी पदार्थ द्रव में परिवर्तित होता है वो उसका गलनांक कहलाता है। अधातुओं के गलनांक और कथनांक कम होते हैं, अर्थात ये निम्न ताप पर ही द्रव के रूप में वाष्पित हो जाती हैं। कार्बन है, बोरॉन है और सिलिकॉन है, ये अपवाद है, यानी कि ये बहुत उच्च ताप पर द्रव में परिवर्तित होती हैं। घनत्व, अधातुओं के घनत्व सामान्यतः कम होते हैं। सल्फर का घनत्व 2 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है, जो कि बहुत ही कम होता है, जबकि जो हीरा है और आयोडीन है इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। अधातु होते हुए भी इनका घनत्व क्या है, बहुत अधिक होता है। ध्वनि यानी विशेष प्रकार की जो इसमें ध्वनि उत्पन्न करने की प्रवृत्ति अधातु में नहीं होती, अध्वनिक होती है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। कभी आपने देखा होगा हथौड़े से पीटने पर कोई विशेष प्रकार की अगर जमीन में पीटे ध्वनि नहीं आती, जबकि धातु को हथौड़े से पीटने पर में विशेष प्रकार की ध्वनि आती है। अगला इसका अधातु का गुण है विलेयता। विलेयता, अधातुएं जो हैं द्रव विलायकों में आसानी से घुल जाती हैं। किसी भी को विलायक उसे कहते हैं जिसमें कि किसी भी पदार्थ को घोला जाता है, तो ये उसमें घुल जाती हैं। जैसे सल्फर कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाती है, तथा आयोडीन क्लोरीन में घुल जाता है। तो इनमें क्या है कि विलेयता का गुण क्या है, ये आसानी से अधातु में घुल जाती है। अधातुओं के रासायनिक, विभिन्न रासायनों से अभिक्रिया, अधातुओं की अगर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती हैं तो ये भी ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये क्या है, अम्लीय। अम्लीय यानी कि ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देगा। तो कार्बन सल्फर की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने से ऑक्साइड बनते हैं, ये क्रिया करके अम्ल निर्मित करते हैं। अगर इसके अधातु के ऑक्साइड, अधातु का ऑक्साइड, यहाँ पर कार्बन हमारी अधातु है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी, कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड अगर पानी से अभिक्रिया करेगा तो ये बनाएगा अम्ल बना देता है, जिसे कि हम कहते हैं कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। अधातु के कुछ ऑक्साइड जिसमें कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, उदासीन प्रकृति के होते हैं तथा लिटमस पेपर के प्रति कोई प्रक्रिया, उदासीन उसे कहते हैं ना तो वो अम्लीय प्रकृति का होगा और ना ही वो क्षारीय प्रकृति का होगा। तो अधातुओं की प्रकृति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, यानी वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने बाह्यतम कक्षा को अष्टक को पूरा करने की कोशिश करती हैं, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति, अतः इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की पूर्ति नहीं हो पाती। इस कारण अधातुएं तनु अम्लों के साथ ही करके हाइड्रोजन विस्थापित नहीं कर पाती। अधातु के पानी के साथ अभिक्रिया, अधातुएं जल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती, सिर्फ घुल जाती हैं, लेकिन कोई इसके साथ विशेष प्रकार की अभिक्रिया नहीं होती। अधातुओं के अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल में देखो सामान्यतः अधातुएं तनु अम्लों के साथ क्रिया प्रदर्शित नहीं करती। इनकी अभिक्रिया तभी संभव है जब अभिक्रिया में निर्मित प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन की पूर्ति हो जाए। जैसे यहाँ पर हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसमें से हाइड्रोजन विस्थापित हो गया और यहाँ से सल्फेट निकल गया। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये हमारा हाइड्रोजन गैस, यही वही गैस है जो हाइड्रोजन होती है, तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति किसकी होती है, गैसों की होती है, अधातुओं की होती है। और ये इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और ये किस में बना गया, हमारा हाइड्रोजन गैस बना देता है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अधातुओं की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्लोराइड निर्मित करती हैं। जैसे अधातु हमारा फास्फोरस क्लोरीन के साथ आ गया तो इसने बना दिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, 4PCl3 है, यानी कि ट्राइक्लोराइड है। अधातुओं की हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, अधातुएं जब भी हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्राइड का निर्माण करती हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। नाइट्रोजन हमारा अधातु है, इसने किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ करी और ये अमोनिया का निर्माण किया। इसी तरह से कार्बन अधातु है, इसने हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करी और इसने क्या बना दिया, मीथेन बना दिया। लवणों का विद्युत अपघटन करने पर सामान्यतः धातुएं कैथोड पर और अधातुएं एनोड पर प्राप्त होती हैं। जैसे ये हमारा
लवण है NaCl लवण है। यदि इसका विद्युत अपघटन करा जाएगा तो सोडियम धनायन प्राप्त हुआ, क्लोरीन ऋणायन प्राप्त हुआ। सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखता है। इसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया और ये धातु निर्मित हो गया। इसने, क्योंकि क्या होती हैं धातुएं, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति को रखती हैं, और क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है। तो क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और ये क्या बना देता है, ऋणायन, और ये क्लोरीन हमारी अधातु है।